class 9th. Students, in this class, we will continue a topic which is related to a chapter number 2, Socialism in Europe and Russian Revolution. And in today's class, we will start a next topic which is a turbulent time, the 1905 Russian Revolution. So let's start with today's topic. Russia was an autocracy unlike other European rulers. Even at the beginning of 12th century, Tsar was not subject to parliament. So I have highlighted this portion because it is important. So जो रशिया, अब पहले तो टॉपिक अगर हम देखें तो टर्बुलेंट टाइम मीन्स बहुत उथल पुथल वाला जो माहौल था वो था ये 1905 की। ये एक तरीके से स्टार्टिंग की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। तो रशिया एक ऑटोक्रेसी था। यहाँ पर जो रूलर था वो अपनी करता था, पार्लियामेंट की सुनता नहीं था, पार्लियामेंट से सलाह करके काम नहीं करता था। दैट्स वाई आई हैव हाईलाइटेड इट्स पोर्शन. So next, liberals in Russia campaigned to end this state of affairs together with the social democratic and social revolutionaries. They worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. So again, एज सेम एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1905 रिवॉल्यूशन की एक डिमांड थी कि नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए जो कि एक तरीके से जो हमारे रूलर है सार निकोलस सेकेंड, इनकी पावर को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाएगा. दे सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय जादिदिस. जादिदिस कौन होते हैं? मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटी. तो भले ही बात करें सोशल डेमोक्रेट्स की, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज़ की, पीजेंट्स की, वर्कर्स की या फिर जादिदिट्स की, जो कि मुस्लिम रूलर्स या मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. तो ये सभी क्या चाहते थे? ये सभी एक राष्ट्र चाहते थे जिसमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो किंग की पावर है, अनगिनत पावर है, जो कि पार्लियामेंट की भी नहीं सुनते हैं, उन पर थोड़ा बहुत कंट्रोल लाया जाए. In year 1904, a particularly bad one फॉर रशियन रिवॉल्यूशन. 1904 बहुत ही बुरा था. अब कैसे बुरा था वो हम देखेंगे. प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%. अब वॉर हो रहा है तो वॉर की एक कंडीशन ये है कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच जाती है और जो प्राइसेस है असेंशियल थिंग्स के वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. तो यहाँ पर जो चीज़ें थी उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और जो हमारे रियल वेजेस थे वो डिक्लाइन हो गए. अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि अगर मैं 2000 की बात करूँ तो जो डेयरी मिल्क 10 रुपीज़ की आती थी उसका साइज़ बहुत बड़ा होता था, बट आज की डेयरी मिल्क हाथ भर में नहीं आती है. तो क्या हुआ? टाइम तो बढ़ा बट जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है वो तो घट गई. तो रियल वेजेस हमारे क्या हो रहे हैं? घटते जा रहे हैं और चीज़ उसके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. अब वही एक एग्जांपल लेते हैं. जो जिस 1 लाख रुपीज़ की कीमत अगर हम 1990 में माने तो बहुत ज़्यादा थी, और वहीं 1 लाख की कीमत आजकल तो फ़ोन ही आ जाते हैं 1 लाख के, या 10,000 की कीमत भी अगर हम देख लें तो जो प्राइसेस हैं उनकी जो कीमत है वो एक तरीके से रियल वेजेस की कीमत डिक्लाइन हुई है. The membership of Workers' Association rose dramatically when 4 members of Assembly of Russian Workers, which has been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Works. There was a call for industrial action. 4 लोगों को निकाल दिया जाता है. तो क्या होता है? फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज़ ये जो वर्कर्स हैं सेंट पीटर्सबर्ग के वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं. डिमांड करते हैं कि उनके जो टाइमिंग आवर्स हैं, मीन्स जो 8 आवर्स हैं उनके वर्किंग आवर्स हैं, उनको कम किया जाए और उनके वेजेस जो हैं उनको इंक्रीज़ किया जाए. उनकी जो वर्किंग कंडीशन है, जिस पुअर वर्किंग कंडीशन में वो लोग काम कर रहे हैं उसको भी सुधारा जाए. तो ये एक तरीके से उनकी मांगे थी जिसको लेके वो स्ट्राइक पे चले गए थे. तो उनकी स्ट्राइक्स जो थी, उनकी जो मांगे थी, उनका सपोर्ट कौन कर रहे थे? फादर गैपोन. आई हैव हाईलाइटेड द नेम. रीच द विंटर प्लेस, इट वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कोसैक्स. अब जब विंटर पैलेस जहाँ पे राजा रहते थे वो वहाँ चले जाते हैं, रैली निकालते हुए फादर गैपोन वर्कर्स पीजेंट्स की, ताकि उनकी मांगों को माना जाए. पर क्या करते हैं? पुलिस उन पर हमला कर देती है, कोसैक्स उन पर हमला कर देते हैं, एंड उस हमले में 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 वाउंडेड. मीन्स 100 वर्कर्स की डेथ हो जाती है और बहुत सारे जो लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं. इस इंसिडेंट को
ब्लडी संडे बोला जाता है, बिकॉज इस इंसिडेंट से, उस दिन संडे था, बिकॉज ऑफ दिस संडे, एंड इतने ज़्यादा लोगों का खून बहा है बिकॉज ऑफ दिस ब्लडी संडे। इस इंसिडेंट से एक सीरीज स्टार्ट हो जाती है जो कि 1905 रिवॉल्यूशन का रिजल्ट या फिर 1905 रिजल्टेड है। सो स्ट्राइक्स टुक place all over the country and universities closed down when students bodies staged walkouts complaining about the lack of civil liberties। अब धीरे धीरे हमने बोल दिया यहाँ पर सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो क्या होगा, स्ट्राइक्स चल रही हैं कंट्रीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं, सभी को अपनी आज़ादी चाहिए। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स भी अपनी यूनियंस बना लेते हैं एंड डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब क्या होता है आगे, ड्यूरिंग 1905 सार अलाउ कर देते हैं, मतलब इतने ज़्यादा प्रेशर की वजह से जो सार थे वो थोड़ा बहुत झुक जाते हैं और एक पार्लियामेंट, मतलब ये कैसी पार्लियामेंट है, इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट है या जिसे हम बोलते हैं ड्यूमा, उसकी परमिशन दे देते हैं। फॉर अ ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमिटी मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। अब इससे पहले देखते हैं, आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटी एंड यूनियन वर्कर्स वर्क अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। 1905 से कोई भी कमिटी या फिर हम कोई भी बोलते हैं नेशनल पार्टी बनाने की परमिशन नहीं थी, तो 1905 से पहले क्या था, उन पे रेस्ट्रिक्शंस थे। रेस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी वो लोग चलती थी तो वो क्या हो जाएंगी, एक तरीके से इलीगल हो जाएंगी। सीवियर रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर भी रेस्ट्रिक्शंस थे। परमिशन तो दे दिए पर पूरी आज़ादी अभी भी नहीं मिली है। सार डिसमिस फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज, पहले तो परमिशन दे दी 1905 के रिवॉल्यूशन के ड्यूरिंग टाइम पीरियड में, उसके बाद 75 डेज में वो जो ड्यूमा है, फर्स्ट ड्यूमा है, उसको कैंसिल कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं और दोबारा से री इलेक्ट करके सेकंड ड्यूमा बनाते हैं 3 महीने के अंदर। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनको कोई क्वेश्चन करे। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी एंड एनी रिडक्शन इन हिज पावर। अपनी ताकत में कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं और कोई भी उन पर क्वेश्चन उठाए वो भी ये नहीं चाहते थे। ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, लिबरल्स एंड रिवॉल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। उन्होंने सेकेंड ड्यूमा भी डिसमिस कर दी एंड थर्ड ड्यूमा बन जाती है जिसमें वो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को रखते हैं एंड वोटिंग लॉज को भी चेंज कर दिया है इन्होंने एंड लिबरल्स एंड रिवॉल्यूशनरीज उनके खिलाफ बोलते हैं उसको इस थर्ड ड्यूमा से बिल्कुल आउट रखा गया था। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी भी उन्होंने अपनी पावर को अपने हाथों से जाने नहीं दिया है। रिवॉल्यूशन एक तरीके से स्टार्ट हो चुका है, 1905 का टाइम पीरियड आ गया है। सभी लोग उनके खिलाफ हैं, नए कॉन्स्टिट्यूशन की मांग हो रही है। यहाँ पर फादर गैपोन का डिस्कशन हुआ, यहाँ ब्लडी संडे का डिस्कशन हुआ, मतलब यहाँ पर उसके बाद इन लोगों ने पार्लियामेंट, मतलब जो सार हैं उन्होंने पार्लियामेंट बनाने की परमिशन दे दी। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। वैसे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से स्टार्ट हो चुका है, बट इसका हमारे रशियन एम्पायर और रशियन रिवॉल्यूशन से क्या मतलब है, दैट वी विल डिस्कस। सो 1914 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, सेंट्रल पावर। पहले तो बात करें जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन हुआ था वो दो पावर्स के बीच में हुआ था, दो ताकतों के बीच में। पहली है सेंट्रल पावर एंड दूसरी है अलाइड पावर। देखिए ये है अलाइज पावर और यहाँ पर है सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर में कौन कौन सी कंट्रीज आते थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। इटली बाद में, इटली का धोखा है थोड़ा सा तो इसलिए इटली को कट कर दिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। और उनके विरोध में कौन लड़ रहा था, अलाइड पावर और अलाइज, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया को हम ऐड करेंगे। तो रशिया कहाँ पर है, रशिया किसके साथ है, अलाइज पावर के साथ है, अलाइड पावर के साथ है। Now, in 1914, war broke out between two European alliances, Germany, Austria, Turkey, जिसे हम सेंट्रल पावर बोल रहे हैं, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, जिसे हम, और जो कि बाद में इटली और रोमेनिया भी ऐड हो गए थे, जिसे हम अलाइड पावर बोलते हैं। सो अलाइंसेज मीन्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, सेंट्रल पावर फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। यहाँ पर उल्टा बोल दिया, ओके। ईच कंट्री had a global empire
and the war fought outside Europe as well as in Europe. This was the first world war. ये देखिए यहाँ पर अलाइड पावर के हम लोग देख सकते हैं मैप में, एंड सेंट्रल पावर को भी देख सकते हैं। उसी के साथ न्यूट्रल जो किसी के साथ नहीं है, ना तो अलाइड पावर के साथ है, ना ही सेंट्रल पावर। देखिए सेंट्रल पावर जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड ये ऑटोमन एम्पायर टर्की जिसके अंदर आ जाता है थोड़ा बहुत। ओके, सो जर्मनी ऑस्ट्रिया टर्की। ओके, जर्मनी ऑस्ट्रिया टर्की, यहाँ पर हंगरी है। और भी स्टेट्स अलग अलग ऐड हुए हैं, तो ये जो डायग्राम है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। जर्मनी ऑस्ट्रियन टर्की ये हो गए सेंट्रल पावर। अलाइड पावर ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, ये रहा हमारा रशिया जिससे हमें अभी मतलब है। ओके, सो वॉर जो है वो यूरोप में ही नहीं, यूरोप के बाहर भी लड़ा गया था। टाइम पीरियड 1914 से स्टार्ट हो चुका है। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रेल्ड अराउंड Tsar Nicholas II. As the war continued through, the Tsar refused to consult the main parties in the Duma. जब वॉर शुरू हो जाता है, जो ड्यूमा उसने कंसल्टेंट पार्लियामेंट बनाई थी उससे कोई सलाह मशवरा करता ही नहीं है सार। सपोर्ट वॉर थिन, anti-German sentiments ran high, as can be seen in the remaining St. Petersburg, a German name as Petrograd. यहाँ पर वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए सार को एक तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, एंटी जर्मन जो थिंकिंग है, सेंटिमेंट्स हैं वो ज़्यादा हाई हैं। सेंट पीटर्सबर्ग नाम का एक जगह था, क्योंकि एक वर्ल्ड वॉर है। वर्ल्ड वॉर क्यों हम इसे बोल रहे हैं, क्योंकि दुनिया की जो मेजर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, रशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ फ्रांस एंड ब्रिटेन की जो कॉलोनीज़ हैं, जैसे इंडिया मान लिया, तो इंडिया के लोगों को भी यहाँ पर लाया गया था वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दुनिया की सबसे बड़ी वॉर जिसमें बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए तो इसलिए वर्ल्ड वॉर बोलते हैं। तो यहाँ एक मैप के ज़रिए ये ज़रूर क्लियर करेंगे, सेंट्रल में है तो सेंट्रल पावर, और किनारे किनारे है तो वो अलाइड पावर। तो यहाँ पर एंटी जो जर्मन सेंटिमेंट्स वो इतने हाई हो गए थे कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम ही चेंज करके रख दिया है पेट्रोग्राड, क्योंकि वो थोड़ा बहुत जर्मन जैसा साउंड करता था। नाउ द Sarina, Alexandria, German origins, and the poor advisors, especially among called Rasputin, made the autocracy unpopular. जो रासपुतिन है वो जो राजा हैं उनके सलाहकार हैं, उस वजह से भी ऑटोक्रेसी जो है, ऑटोक्रेसी मतलब राजा अपना रूल चला रहा है, तो यहाँ पर भी ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर हो गई थी, क्योंकि जो रासपुतिन हैं उनकी सलाह ही कुछ इस तरीके की हुआ करती थी। The First World War on the Eastern Front differed from that of the Western Front. In the West, armies fought from trenches stretched along eastern France. In East, armies moved a good deal and fought battles, leaving large casualties. Defeats were shocking and demoralizing. अब देखिए ये मैप में हम लोगों ने देखा कि जो वो जर्मनी है उसके ईस्टर्न डायरेक्शन में, वेस्टर्न डायरेक्शन में, दोनों तरफ कैजुअलिटीज़ में बहुत डिफरेंसेस थे। ईस्टर्न डायरेक्शन में जो थे वो लोग ट्रेंचेस में लड़ा करते थे। हमने बॉर्डर मूवी देखी है, बॉर्डर मूवी में इस तरीके से आपको एक बार डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। इस तरीके से ट्रेंच मतलब जो हमारा सैनिक है वो यहाँ रहता था, और यहाँ अब मुझे गन का डायग्राम तो बनाना नहीं आता है, तो इस तरीके से वो वॉर लड़ता था, मतलब एक तरीके से गड्ढे बना दिए जाते थे ज़मीन के अंदर, और इसमें वो एक तरीके से वॉर को सक्सेसफुली लड़ता था। तो यहाँ पर तो कैजुअलिटीज़ कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ ट्रेंचेस में लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, यहाँ ये लोग सीधे अंदर बाहर घुस के वॉर को कंटिन्यू कर रहे थे। इन द ईस्ट आर्मी मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स, इस वजह से लार्ज कैजुअलिटीज़ हुई थी। Defeats were shocking and demoralizing. Russia's armies lost badly in Germany and Austria between 1914 to 1916. रशियन आर्मी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, 7 मिलियन मीन 70 लाख कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं 1970 तक। 70 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है। As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. The destruction of these crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia. The situation
discredited the government and the Tsar soldiers did not wish to fight such a war. अब देखिए, जो आर्मी है, जो रशियन आर्मी है, वो इस तरफ जाने लग जाती है, ठीक है। अब जब ये जा रही है तो जो बीच में जितने भी एग्रीकल्चरल फील्ड्स होते हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करती हुई जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जर्मन आर्मी अगर इनका पीछा करे तो उनको खाने पीने का सामान मुहैया हो जाए। तो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय कर जाती है वो सारी की सारी जो क्रॉप्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं। तो इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया हो जाते हैं। 3 मिलियन रिफ्यूजीज बढ़ जाते हैं बिकॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स। दिस सिचुएशन, बिकॉज ऑफ दिस इनॉर्मस सिचुएशन डिसइंटीग्रेटेड द गवर्नमेंट। इस वजह से जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा उसको सामना करना पड़ता है बुराइयों का, बिकॉज नुकसान हो रहा है लोगों का भी, और इस तरीके की वॉर्स को सोल्जर्स भी लड़ना नहीं चाहते हैं। The war also had a severe impact on industry. In Russia's own industry were few in numbers, and the country was cut off from other suppliers of industrial goods by German controls of the Baltic Sea. Industrial equipments disintegrated more rapidly in Russia than elsewhere in Europe. अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर बाल्टिक सी है, तो जो रशियन एम्पायर था, यहाँ का रशिया, यहाँ से रशियन एम्पायर के लिए सारी की सारी इक्विपमेंट्स आते थे इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ये रहा जर्मनी। जर्मनी ने क्या किया, यहाँ से रशियन एम्पायर को जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती, जैसे अगर ग्रेट ब्रिटेन भेजेगा तो ऐसे भेजेगा, तो यहाँ से क्या कर दिया इन्होंने, कट ऑफ कर दिया कि भाई आपका रास्ता यहाँ से बंद, आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से रशियन एम्पायर की जो भी इंडस्ट्रीज़ थी ना, उन्हें बहुत ज़्यादा धक्का लगा था, बहुत ज़्यादा वो बैकवर्ड चले गए थे। 1916 में रेलवे लाइंस भी ब्रेक डाउन हो चुकी थी। Able-bodied men were called up to the war. As a result, there were labor shortage and small workshop producing essential for shutdown. अब जो सारे के सारे जो मेन हैं वो तो वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस वजह से लेबर की भी शॉर्टेज हो रही है। जो असेंशियल चीज़ें हैं वो भी, उनकी भी कमी होती जा रही है, बंद होती जा रही है सारी की सारी असेंशियल प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वॉज सेंट टू फीड द आर्मी। और जो आर्मी है वो वॉर लड़ेगी भले ही बंदूकों से, तोपों से, पर उसे आर्मी को फीड करने के लिए तो हमें फूड ग्रेन्स चाहिए। तो फूड ग्रेन्स जो हैं वो आर्मी को भेजे जा रहे हैं, और इस वजह से जो लोग हैं उनके लिए फूड की कमी होती जा रही है, आम लोगों के लिए फूड की कमी हो रही थी। फॉर द पीपल इन द सिटीज़ ब्रेड एंड flour became scarce. By winter 1916 growths at bread shops were common. मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन की जो पार्टिसिपेशन है वो फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर होने से। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने 2 टॉपिक्स देखे हैं। फर्स्ट है टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रिवॉल्यूशन। सार पार्लियामेंट की बात नहीं मान रहे, अपनी चला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड होती है। हमने ब्लडी संडे देख लिया, हम लोगों ने इसकी हम लोगों ने ड्यूमा की फॉर्मेशन देखी। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग एक तरीके से देखी है। कौन सी सेंट्रल पावर है, ऑरेंज में सेंट्रल पावर एंड ग्रीन में अलाइड पावर है। रशिया अलाइड पावर के अंदर आता है, और रशिया को क्या क्या एक तरीके से फेस करना पड़ा इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।